सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। वो क्या शेर है? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसा ही हाल है। पूरी साजिश रची गई थी कि उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाए, मगर साजिश औंधे मुंह गिर गई और अब लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को और उपाय करने होंगे। मिर्ची हवन नहीं, अब देवेंद्र जी को न जाने कौन सा हवन करना पड़ेगा। जी हां, देश के भावी प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मगर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। ये जो भक्तों की प्रजाति होती है ना, बहुत ही दया की पात्र होती है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जिस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को पानी पी पी कर ये लोग गाली देते थे, याद है जब सरकार के इस पालतू पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर ये लगातार एक्शन ले रहे थे अन्वय नायक सुसाइड केस में। वही मामला जिसमें अर्नब गोस्वामी को 1 हफ्ता जेल में रहना पड़ा था जब वो पापा पापा करके चिल्ला रहा था। उस मामले में ये लोग परमबीर सिंह को गाली दे रहे थे, उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अब परमबीर सिंह चूंकि पलट चुके हैं और वो अब उंगली उठा रहे हैं अघाड़ी सरकार की तरफ, तो उनका एक एक शब्द उनके लिए गीता का शब्द हो गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्योंकि जैसे ही उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया, उन्होंने क्या आरोप लगाया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस शख्स सचिन वाजे के साथ मिलकर 100 करोड़ की उगाही करते थे। अब दिक्कत क्या है? आरोप बहुत गंभीर है और मैं सचिन वाजे की भी बात करूंगा क्योंकि सचिन वाजे का एक निहायत ही विवादास्पद इतिहास रहा है, वो मैं बाद में करूंगा। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों इस आरोप में कि उसकी चोरी पकड़ी गई। चोरी ये पकड़ी गई दोस्तों कि उन्होंने ये कहा कि फरवरी के महीने में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि फरवरी के महीने में अनिल देशमुख ने अपने घर में सचिन वाजे से मुलाकात की और इस मुलाकात में अनिल देशमुख ने जो है 100 करोड़ के चंदा उगाही की या वसूली की बात उनसे की। अब दिक्कत यह हो गई है कि यह दस्तावेज सामने आ गया है। यह दस्तावेज जो आपके स्क्रीन पर, यह दस्तावेज क्या कहता है? यह दस्तावेज यह कहता है कि करीब 4 से 15 फरवरी के बीच अनिल देशमुख नागपुर के एक कोरोना अस्पताल में थे और निकलने के बाद करीब 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन में रहे थे। ये क्या बतलाता है? इसका मतलब यह हुआ कि पूरे फरवरी महीने में वो चाहकर भी किसी से नहीं मिल सकते थे। यानी कि जो दावा परमबीर सिंह कर रहे थे वो औंधे मुंह गिर गया। और अब गृह मंत्री अनिल देशमुख का 18 फरवरी का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी आरती देशमुख और वो अपने एक गार्ड संजय नरवारे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो कि एक एक्सीडेंट में मारे गए। यानी कि यह श्रद्धांजलि 15 फरवरी के 3 दिन बाद दी गई। हालांकि इस ट्वीट में कहीं पर भी किसी भी तस्वीर में अनिल देशमुख खुद दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसी परमबीर सिंह के एक एक शब्द पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जो है वो उन्हें मसीहा मानने लग गया था। मैंने कहा ना, जब इस शख्स ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की थी तब यह आदमी उनके लिए एक विलन बन गया था, एक खलनायक बन गया था। हकीकत यह है दोस्तों, यह मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, मगर बावजूद इसके अघाड़ी सरकार पर अब भी सवाल बने हुए हैं, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। आपके स्क्रीन पर यह है कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख, सचिन वाजे और अंटीला के पास जो एसयूवी मिली जिसमें बारूदी छड़ें थीं, उस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला लें। क्योंकि इन्हें क्या लग रहा था कि तीनों पार्टियों में दरार आ जाएगी। बीजेपी को लग रहा है कि तीनों पार्टियों में दरार आ जाएगी और अनिल देशमुख इस्तीफा दे देंगे और एक झटका लग जाएगा। किसे?
झटका लग जाएगा अघाड़ी की सरकार को और कुछ दिनों बाद सरकार भी गिर जाएगी। मगर अघाड़ी सरकार ने, यानी कि उद्धव ठाकरे सरकार ने, वो दांव खेला है जो अक्सर बीजेपी खेलती थी। अब अघाड़ी के नेता क्या कह रहे हैं कि भाई जब बीजेपी के मंत्री किसी बात पर इस्तीफा नहीं देते तो हम क्यों इस्तीफा दें? इसलिए अनिल देशमुख ने इस्तीफा ही नहीं दिया, जो उन पर तमाम आरोप लग रहे थे उसके बावजूद। अब इस मुद्दे में क्या हो रहा है दोस्तों कि तीनों पार्टियों में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। शरद पवार ने भी अपनी राजनीतिक चतुरता का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में खेल कर दिया है। मगर अगर आपको इस मामले की तार समझना होगा तो आपको इस खबर पर भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अब परमबीर सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। मुंबई हाई कोर्ट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। और उनकी नुमाइंदगी कौन से वकील करने वाले हैं? मुकुल रोहतगी, जो कि बीजेपी के बहुत करीबी रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह समझना है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह क्या खेल खेल रहे थे, तो आपको यह समझना होगा कि जब बीजेपी के सांसद मोहन डेलकर ने आत्महत्या की थी और एनसीपी इस मामले की जांच करना चाहती थी, तो क्या आप जानते हैं कि परमबीर सिंह ने इसकी जांच करने से मना कर दिया था। उद्धव ठाकरे को उन्होंने खत लिखा और उन्होंने यह कहा कि बेशक मोहन डेलकर ने आत्महत्या मुंबई में की हो, मगर इस आत्महत्या की जमीन राज्य से बाहर तैयार हुई है, इसलिए मुंबई पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकता। अब आप बताइए, यह कितना हास्यास्पद तर्क है। मैं यह जानना चाहता हूं कि परमबीर सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे उस वक्त, वो क्यों नहीं चाहते थे कि बीजेपी का एक सांसद, जिसने बहुत ही रहस्यमय तरीके से आत्महत्या की, और यह आत्महत्या मुंबई के अंदर हुई, महाराष्ट्र के अंदर हुई, तो इसकी जांच मुंबई पुलिस क्यों ना करे और पुलिस कमिश्नर इससे क्यों खारिज कर रहे हैं? और बात यहां नहीं रुकती है। टीआरपी वाला मामला, पूरा जो टीआरपी घोटाला है जिसमें अर्नब गोस्वामी शामिल है, आपको याद है ना, मुंबई की अदालत ने क्या कहा था? मुंबई की अदालत ने कहा था कि अगर यह जांच है मुंबई पुलिस की, तो मैं तो इस मामले को खारिज कर सकता हूं। कहीं ना कहीं एनसीपी का आरोप था, अघाड़ी सरकार का आरोप था कि परमबीर सिंह इस पूरी जांच को कमजोर कर रहे थे। आज मैं आपके सामने दो सवाल कर रहा हूं कि आखिर अगर अघाड़ी सरकार के मंत्रियों का, नेताओं का यह आरोप सही है, तो परमबीर सिंह किसके कहने पर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच को कमजोर कर रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के एक नेता जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो इसकी जांच मुंबई पुलिस क्यों ना करे? इस बात से इनकार परमबीर सिंह क्यों कर रहे थे? और यही नहीं, उनके पारिवारिक ताल्लुकात भी बीजेपी से थे, यह बात भी सबको पता है। तो ये तीन फैक्टर्स जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और जैसे इस मामले की जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या अब आपको इस पूरे मामले के तार समझ आ रहे हैं कि कहां से कहां जुड़ रहे हैं? आप में से जो लोग इस मामले को नहीं समझे, मैं आपको बतला दूं कि पूरा मामला दरअसल है क्या दोस्तों। कारमाइकल रोड, यह वो रोड है जो मुकेश अंबानी के निवास स्थान अंटीला के बहुत करीब है। यहां पर एक एसयूवी मिलती है, गाड़ी जिसके अंदर बारूदी छड़े हैं। इस गाड़ी का जो मालिक है, जिसका नाम है मनसुख हिरेन, उसकी लाश कुछ दिनों बाद जो है पास में थाने खाड़ी में जाके मिलती है, और इस हत्या में आरोपी है सचिन वाजे। सचिन वाजे कौन है? सचिन वाजे वो पुलिस इंस्पेक्टर है दोस्तों जो 16 साल तक निलंबित रहा, और इस दौरान उसने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी, और जैसे ही शिवसेना की सरकार आती है तो इसे पद पर न सिर्फ बहाल कर दिया जाता है, बल्कि जो तमाम बड़े बड़े केसेस हैं इसी सचिन वाजे को दे दिए जाते हैं। और वो कौन कौन से बड़े केसेस हैं? यही अंटिला के पास कारमाइकल रोड में जो ये एसयूवी बरामद हुई जिसमें बारूदी छड़े थी, ये वाला मामला, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड वाला मामला, अन्वय नायक केस सुसाइड वाला मामला, और इस मामले में आप जानते हैं अर्नब गोस्वामी की भी गिरफ्तारी हुई थी। यानी कि तमाम हाई प्रोफाइल मामले इस शख्स को मिले। मगर एक चीज हम ना भूले दोस्तों कि सचिन वाजे के ताल्लुकात शिवसेना से थे, तो यही वजह है कि उसको लगातार ये बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस मिल रहे थे। अब
जिस बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की लाश मिलती है थाने की खाड़ी के पास, हम आपको यह बता दें दोस्तों, इसके भी ताल्लुकात जो हैं सचिन वाजे के साथ थे। दोनों साथ मिलकर काम करते थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि सचिन वाजे अपने दम पर काम कर रहा था या कहीं ना कहीं अघाड़ी सरकार से उसे यह तमाम काम करने की आजादी थी। जैसे ही सचिन वाजे का यह मामला आता है तो इसका नतीजा यह होता है कि परमबीर सिंह को भी उनके पद से हटा दिया जाता है, उन्हें होमगार्ड्स भेज दिया जाता है। और जैसे ही इन्हें होमगार्ड्स भेजा जाता है, उसके बाद क्या होता है, यह जो है आरोप लगाने लगते हैं अघाड़ी सरकार के ऊपर उगाही को लेकर। दोस्तों, जो आरोप अगर तो वो सिद्ध होना तो उसकी जांच होनी चाहिए। मसलन मेरा यह मानना है कि सचिन वाजे के क्या ताल्लुकात हैं शिवसेना से, सब लोग जानते हैं। तो इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए कि सचिन वाजे यह काम खुद के दम पर कर रहा था, यानी कि मनसुख हिरेन की हत्या में आरोपी, एंटिला के पास जो एसयूवी पाई गई जिसमें बारूदी छड़ें थी। हालांकि मैं आपको यह बता दूं, उसके अंदर जेलेटिन स्टिक्स रही होंगी मगर कोई डेटोनेटर नहीं था, यानी कि कोई चाहकर भी उसे धमाके से नहीं उड़ा सकता था। तो इस बात को लेकर रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो एसयूवी वहां क्यों पार्क की गई। अगर सचिन वाजे ने वो एसयूवी वहां पर पार्क की तो उसका मकसद क्या थी। तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। यकीनन सचिन वाजे की भूमिका की जांच होनी चाहिए और अघाड़ी सरकार भी इस मामले से दोषमुक्त नहीं हो सकती है। यह सचिन वाजे इतना ताकतवर कैसे हो गया था पिछले 2 सालों में, क्या यह सवाल उठना लाजमी नहीं है। मगर जो मुद्दा आज मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि इस घटनाक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी यह सपना देख रही थी कि किस तरह से जो है सरकार गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की, उसका ये जो ये सपना इस वक्त फिलहाल अधूरा रह गया है। और इसमें कहीं ना कहीं उसका योगदान जरूर है, बीजेपी का योगदान। और मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि एक जमाना था जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री थे, जब एक बड़ा रेल हादसा हुआ था तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यही नहीं, नीतीश कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब मुंबई में हमला हुआ था तो उस वक्त के जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, जो आपको याद है बार बार कपड़े बदल लिया करते थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मगर यह पिछले 6 सालों में हो रहा है कि सरकारों की, मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है। और यह शुरू किसने किया? यह शुरू किया बीजेपी की सरकार ने। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंत्री की किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में जवाबदेही नहीं है। पुलवामा में हमारे जवान मारे जाते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर होता है। फ्रंटलाइन की खबर यह भी कहती है, जो हाल ही में आई थी, कि किस तरह से हमले से पहले 1 नहीं 2 नहीं 11 एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिली थी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 11 ऐसे सूत्र मिले थे। अगर उस वक्त केंद्र सरकार काम करती, हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम करते, तो शायद पुलवामा पर हमला ना होता और हमारे 44 जवान शहीद नहीं होते। इसके अलावा इकोनॉमी बद से बदतर होती जा रही है। एलएसी पर हमारे 20 जवान शहीद होते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? क्या एनएसए ने इस्तीफा दिया? क्या बदतर अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री ने किसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया? तो ये तमाम चीजें आपके सामने। और अब विपक्ष क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ही पैंतरे इस्तेमाल करके उसके मुंह पर मार रहा है कि हम क्यों इस्तीफा दें, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। क्योंकि देखिए, सत्ता की जवाबदेही होती है। आज हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां सवाल पूछना मुश्किल हो गया है सत्ता से। जो पत्रकार सवाल करते हैं, आप उनके दफ्तरों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड मारते हैं, इनकम टैक्स की रेड मारते हैं। जो पत्रकार सवाल करते हैं, उन्हें आप जो है नौकरी से निकलवा देते हैं। और अब हो क्या रहा है कि विपक्ष भी वही कर रहा है। अब किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं रही, जो मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर हो क्या रहा है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी को जैसे का तैसा मिल रहा है। जी हां, ये लोग तो उन तमाम पत्रकारों पर अंकुश डालते हैं। हाल में क्या हुआ था, भूल गए आप लोग? जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब द लाइव टीवी जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर अंकुश डालने के लिए, हमारे पत्रकारों पर अंकुश डालने के लिए, या नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर
अंकुश डालने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए सरकार कड़े नियम ला रही है। बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया। यानी कि आप तो लोगों पर अंकुश डालते हैं, मगर जब आपकी जवाबदेही आती है तो आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह अपने आप में बहुत दुखद है। ऐसे में जब भक्त जो हैं इस मुद्दे पर जवाबदेही मांगते हैं तो मुझे हंसी आती है। जब इस मुद्दे पर भक्त परमबीर सिंह जैसे पूर्व पुलिस कमिश्नर पर विश्वास करते हैं और उनके एक एक शब्द को गीता का ज्ञान मानते हैं तो मुझे वाकई हंसी आती है। मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा, इस पूरे मामले में यकीनन अघाड़ी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए कि आखिर सचिन वाजे ने इतने बड़े काम को क्यों अंजाम दिया। कायदे से अगर आप मेरी दिल की बात सुने तो अनिल देशमुख को यकीनन इस्तीफा देना चाहिए था। मगर इस कार्यक्रम में मैंने आपको क्या बतलाया? मैंने आपको यह बतलाया कि भारतीय जनता पार्टी का तमाचा उसी को पड़ा है दोस्तों। उसकी टोपी उसी के सर पहना दी गई है, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। खैर, बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।